उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आमंत्रित किया गया है। महाकुंभ में उत्तराखंड का एक अलग से पंडाल सजेगा और उत्तराखंड की संस्कृति को भी पंडाल में दर्शाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ महोत्सव में अपने स्तर से भी मदद उपलब्ध करवाएगी और साथ ही राज्य में रहने वाले साधु संत और आम जनों की सुविधा के अनुरूप उनके परिवहन की व्यवस्था भी की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड की कार्य योजना के लिए पूर्व में बैठक भी कर चुके हैं। क्योंकि माँ गंगा यहीं से निकलती हैं और यहीं से लाकर वहाँ संगम में मिलती हैं। संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है, जिससे कि हमारे राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत हैं, तीर्थ यात्री हैं, आराम से जाएं और अपने स्नान करें। तो आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ 2025 की शुरुआत में होने वाला है, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आमंत्रित किया गया है और इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो पूर्व में एक बैठक भी कर चुके हैं और सभी चीजों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि उत्तराखंड सरकार किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मदद इस प्रयागराज के महाकुंभ में करेगी। आगे बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आखिरकार सुलझ गया है। इसी महीने के अंत में निकाय चुनाव की भी सूचना जारी हो सकती है। उत्तराखंड के निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को विधि विभाग की हरी झंडी भी मिल चुकी है। विभाग ने अपनी कानूनी राय राजभवन को भेजी थी। राजभवन की विधि टीम ने किसी कानून का हवाला देते हुए इसे रोक लिया था। राजभवन ने ही शासन में विधि विभाग से इस पर राय मांगी। विधि विभाग ने इसे हरी झंडी दे दी। अब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। इसके बाद निकाय चुनाव भी जो है वो होने शुरू हो जाएंगे। तो लोगों की नजर राजभवन पर टिकी हुई थी और अब कहीं ना कहीं लोगों का इंतजार और तमाम जो राजनीतिक दल है उनका इंतजार अब खत्म होने की कगार पर है। हमारे साथ धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। धनराज, अब ये जो नजरें हैं राजभवन पर टिकी थी, आखिरकार जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है वो अब सुलझता नजर आ रहा है, वो सुलझ चुका है। किस तरीके से देखते हैं आप इन सभी चीजों को? निकाय चुनाव कब तक संभावित तौर पर उनका ऐलान हो सकता है? बिल्कुल चेतन, देखिए उत्तराखंड के जो नगर निकाय हैं उनका कार्यकाल खत्म है, लगभग 1 साल होने को जा रहा है और ये जो मामला है पूरा नगर निकाय चुनाव का वो कहने से अटका हुआ था, जिसके कारण कहने से आरक्षण को लेकर ये पूरा मामला लगता था ओबीसी आरक्षण को लेकर, और जिसके कारण शनिवार में निकलकर राजभवन तक पहुंची थी और राजभवन पर कहने से वो फाइल रखी हुई थी और उसका इंतजार कहने से सभी लोग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब वो रास्ता कहने से साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विद्युत विभाग की ओर से जो राय मांगी गई थी उस पर रास्ता साफ कर दिया गया है और अध्यादेश को मंजूरी भी राज्यपाल ने दे दी है। तो इससे कहना कहीं लगता है कि अब जो नगर निकाय चुनाव के बीच में जो रोड़ा अटका हुआ था वो कहने से साफ होता हुआ नजर आ रहा है और अब जल्दी ही उत्तराखंड के अंदर नगर निकाय चुनाव संभव है और माना जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट वीक तक कहने से जो अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी और जनवरी तक जो है पूरे चुनाव भी निपटा दिए जाएंगे। लेकिन इसको लेकर पूरी तैयारियां कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि पार्टी की यदि मैं बात करूं तो चाहे बीजेपी की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं नगर निकाय के चुनाव को लेकर सख्त जरूर थी, सतर्क थी और लगातार अपना जो अभियान है उनका वो भी चलाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि उनकी जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं और आप देखिएगा कि अब निर्वाचन आयोग भी कहीं ना कहीं तैयारियों में जुट चुका है और जल्दी उत्तराखंड के अंदर नगर निकाय के चुनाव होंगे और पंचायत के चुनाव भी माना जा रहा है कि साथ ही हो सकते हैं। और इसको लेकर जो रोड़ा अटका हुआ था अध्यादेश को ओबीसी आरक्षण को लेकर वो कहीं ना कहीं साफ हो चुका है, तो कहा जा सकता है कि अब जल्द ही उत्तराखंड के अंदर जो निकाय चुनाव है वो हो जाए।
लेकिन धनराज, अगर हम कांग्रेस पार्टी के हवाले से बात करेंगे तो कहीं न कहीं बड़ा झटका जो है वो इन उपचुनाव में होने लगा है। और उससे पहले भी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उत्तराखंड में निकलकर सामने आती है। अब क्योंकि यहाँ पर चुनाव का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है, 2025 की शुरुआत में निकाय चुनाव का ऐलान यहाँ पर हो सकता है, तो क्या कुछ लगता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम करती नजर आएगी ताकि उसका जो ग्राउंड पर जो काम है और ज्यादा हो सके और कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल सके निकाय चुनाव में? बिल्कुल चिकन, देखिए देखा जाए बीजेपी को कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है और उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी उभरकर बीजेपी सामने आई है। और लगातार आप देख रहे होंगे कि जो भी चुनाव होते हैं चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेते हैं। और उसमें देखा गया, आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड का जो केदारनाथ का उपचुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि कांग्रेस उसके बाद से कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रही थी, तमाम मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक की गई और अभी तक देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लगातार जनता के बीच भी जा रही है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रहे हैं क्योंकि नगर निकाय चुनाव नजदीक है और इसका अंदाजा सभी को था कि नगर निकाय चुनाव जो है जल्दी होंगे। उसको लेकर कहीं ना कहीं सभी पार्टी अपनी तैयारी जुटी हुई है। यदि मैं बीजेपी की बात करूँ तो बीजेपी भी पहले ही जो अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंप चुकी है और तमाम जो चुनाव के प्रभारी भी बनाए गए हैं वो पूरा चुनाव कराएंगे और उसको कहीं न कहीं जनता के बीच भी जाने का निर्देश बीजेपी पार्टी की तरफ से दिया है। इसी तरीके से कांग्रेस भी बीजेपी से पहले कहीं न कहीं अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर चुका है और लगातार कहीं न कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच जा रहे हैं और जो अब उनकी नीतियां हैं उनको समझाने की कोशिश जनता कर रहे हैं ताकि बीजेपी को वोट न देकर कांग्रेस को वोट करें। ठीक है धनराज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ जाएंगे जहाँ पर अगली बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। जहाँ पर बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अब देहरादून में भी रैली निकाली गई है। दून वैली महानगर व्यापार मंडल ने एक आक्रोश रैली निकाली है। मुख्य बाजार के व्यापारी भारी संख्या में इस रैली में शामिल होने पहुंचे थे। विरोध में बाजार की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कहीं न कहीं दुकानें जो है वो बंद रखी गई। व्यापारी पूरी तरीके से यहाँ पर समर्थन देते नजर आ रहे हैं। एक आक्रोश मार्च निकाला गया है। अल्पसंख्यकों की लगातार कहीं न कहीं हिंसा उनके साथ हो रही है बांग्लादेश में, जिसके बाद की पूरे उत्तराखंड में यहाँ पर अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देहरादून की तस्वीरें आपके सामने है। हजारों की संख्या में इस जन आक्रोश रैली में लोग पहुंचे और हाथ में तख्ते पकड़कर कहीं न कहीं मानव अधिकार को फॉलो करने की बात कही गई है कि लगातार अल्पसंख्यकों खासतौर पर हिंदुओं पर अत्याचार जो बांग्लादेश में हो रहा है उन तमाम चीजों पर रोक लगनी चाहिए और सरकार से इसके अंदर संज्ञान लेने की मांग लगातार की गई है। अगर बात की जाए व्यापार मंडल की, व्यापार मंडल ने साफ तौर से अपनी दुकानें बंद करने का ऐलान किया। इसके बाद की सभी दुकानें वहां पर बंद रही और दून वैली महानगर व्यापार मंडल ने ये जो जन आक्रोश रैली है, आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली गई। मुख्य बाजार के भारी व्यापारी जो है भारी संख्या में व्यापारी यहाँ पर मौजूद है और सभी दुकानें बंद रही। सिर्फ व्यापारी ही नहीं, जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के वो भी इस आक्रोश रैली में शामिल हुए और तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। काफी आक्रोशित होकर लोग हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के संरक्षण की मांग कर रहे हैं। लेकिन लगातार कहीं न कहीं बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार लोगों की मांग है कि सरकार जो है वो यहाँ पर इस चीज का संज्ञान ले और जल्द से जल्द बांग्लादेश के खिलाफ कोई कड़ी रणनीति अपनाई जाए। धनराज हमारे साथ एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, बताइएगा, सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश भर में, खास तौर पर देहरादून में इतनी बड़ी आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली गई, क्या कुछ कहेंगे? कौन कौन से संगठन इसमें मौजूद थे व्यापार मंडल के साथ साथ? बिल्कुल चिकन, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसके आक्रोश में आज उत्तराखंड की दून वैली व्यापार मंडल की तरफ से एक आह्वान किया गया था कि आज वो पूरे जो उनके संस्थान है उनको बंद रखेंगे और एक आक्रोश रैली निकालकर वो डीएम कार्यालय तक पहुंचेंगे। और उसी तरीके से कहीं न कहीं सभी व्यापारी आज डीएम कार्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है और बांग्लादेश पर कड़ी कार्रवाई करने के
मांग की है। और देखिएगा कि जिस तरीके से लगातार आक्रोश रैली उत्तराखंड के अंदर निकाली जा रही है और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है और तमाम व्यापारी जो है इस तरीके का आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। और व्यापारियों के साथ साथ कई संगठन यानी कि उत्तराखंड, यदि मैं राजधानी देहरादून की बात करूं तो लगभग 300 संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। और इस समर्थन के साथ ही देखिए उन्होंने अपना पत्र भी दिया है कि वो पूरा समर्थन कहीं न कहीं व्यापारियों को देते हैं और घोर निंदा करते हैं जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार किए जा रहे हैं। और उसको लेकर कहीं न कहीं उन्होंने एक मांग की है कि बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हुए हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही भारत सरकार से भी उन्होंने अनुरोध किया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और सभी लोग भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए तैयार हैं। यदि बांग्लादेश पर किसी भी तरह की कार्रवाई भारत सरकार करती है, अपनी सेना भेजती है, तो कहीं न कहीं जो व्यापारी हैं या फिर अन्य लोग हैं, जो संगठनों के लोग हैं, हिंदू संगठनों के लोग हैं, तमाम लोगों का यही कहना है कि वो कहीं न कहीं भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। धन्यवाद। अब इन तमाम आक्रोश रैलियों की वजह से या फिर इन लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है, इन तमाम चीजों से ये सिद्ध हो चुका है कि लोग कहीं ना कहीं बांग्लादेश हो या फिर अन्य कंट्रीज हो, अन्य कोई और देश हो, अल्पसंख्यक और हिंदू के संरक्षण के लिए लोग खड़े हो चुके हैं। अब सरकार पर किस तरीके से दबाव बन सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इसको लेकर अब आवाजें उठ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का अत्याचार वहाँ पर किया जा रहा है उसको लेकर कहीं न कहीं सभी संगठन एक हो चुके हैं और हिंदू संगठन खासकर एक हो चुके हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हिंदू के ऊपर और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साफ तौर पर कहीं न कहीं सभी संगठनों का ये भी निर्देश हुआ है कि कहीं न कहीं जो पूरे संगठन है वो वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं, हिंदुओं के साथ खड़े हैं और किसी भी तरह की जो बर्बरता उन पर की गई तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और किसी भी हद तक जाना पड़े वो उस हद तक जाने के लिए तैयार है। यानी कि साफ तौर पर कहीं न कहीं बांग्लादेश को दो टूक व्यापारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि ये जो अत्याचार कर रहे हैं वो बंद नहीं किया गया तो व्यापारी बांग्लादेश को पूछ करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और आप देखेंगे कि लगातार इस तरह के जो पूरे देश के अंदर ही कहीं न कहीं विरोध देखा जा रहा है, तमाम आक्रोश रैलियां निकल रही हैं, तमाम तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं इससे लगता है कि अब जो भारत का हिंदू है वो जाग चुका है और अब इस तरह की जो बर्बरता या अत्याचार हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अब एक ज्ञापन ये सौंपने जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपा गया इनके द्वारा। उस ज्ञापन में क्या कुछ अन्य मांगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या फिर यहाँ पर राष्ट्रपति से, क्या कुछ मांगे उन्होंने साफ की है इस ज्ञापन में? जी बिल्कुल, देखिए एक ज्ञापन उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा है, प्रधानमंत्री को भेजा है और खासतौर पर उसमें यही मांग की गई है कि ये जो अत्याचार हो रहा है इसको तुरंत ही बंद किया जाए, उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। और यदि ये बंद नहीं होता है, कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं न कहीं इसको लेकर जो व्यापारी है या हिंदू संगठन है वो एक तरह होंगे और एक तरह होने के बाद यदि इस तरह का कोई मामला बनता है कि वो उनको बांग्लादेश कूच करना पड़े तो बांग्लादेश कूच भी करेंगे। उनकी साफ तौर पर मांग यही है कि जो अत्याचारी हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों को कठोर कार्रवाई हो और फिर उनको सजा मिले। जी धनराज, एक आखिरी सवाल, यहाँ पर अगर हम भारतवर्ष की बात करेंगे, लगातार मंदिर मस्जिद विवाद जो है वो गर्माता जा रहा है, वहीं पर अब हिंदुओं पर प्रहार बांग्लादेश में हो रहा है, तो क्या कुछ लगता है कि दो समुदाय के बीच में लगातार लड़ाई हो रही है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर एक देश के उत्थान के लिए या फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट निकल कर सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा है कि लगातार मस्जिद की लड़ाइयाँ लगातार चलती हुई नजर आ रही है। जैसे उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा कि तमाम मस्जिदों के जो विवाद हैं वो लगातार चल रहे हैं। चाहे मैं उत्तरकाशी की बात करूँ, राजधानी देहरादून की बात करूँ या अन्य जगहों की बात करूँ, तमाम जगहों पर कहीं न कहीं इस तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन इससे साफ तौर पर ये लगता है कि जो अमन चैन है उसको कुछ लोग यानी कि यही कहा जा रहा है कि तथाकथित लोग उसको कहीं न कहीं चैन को बिगाड़ना चाहते हैं, माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार कहीं न कहीं इस पर सख्त होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में जो उत्तरकाशी का मामला आया था उस पर भी सरकार ने ठोस कदम उठाया है और उससे जांच कराई जा रही है। लेकिन अब देखिएगा कि इस तरह के मामले कहीं न कहीं सरकार के लिए भी गलत है और आम सामाजिक लोगों के लिए भी कहीं न कहीं गलत संदेश इससे जाता है। लेकिन इसको लेकर कहीं न कहीं जो हिंदू संगठन है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के जो दूसरे समुदाय के लोग हैं यदि वो इस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज गर्ग यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे किस तरीके से
जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ देहरादून में एक रैली निकाली गई, जिसमें कि बहुत सारे जो संगठन है एकजुट होकर सामने आए। लोगों ने अपनी दुकानें बंद की और एक प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रपति को ज्ञापन जो है जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिसमें कि तमाम मांगे यहाँ पर सामने आ रही हैं और सरकार को बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ उस पर कड़ा रुख अपनाने की मांग की गई है। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचारों से देश भर के लोगों में आक्रोश है। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शक्ति फार्म सुभाष चौक पर बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर एकत्रित होकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये घटना पूरे विश्व और मानवता के खिलाफ है। इससे देश में हो रहे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आहत हुई है। ब्लॉक अध्यक्ष उत्तम आचार्य ने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे मुझे चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अहम मुद्दे को जो कवरेज करने के लिए जो है आप पहुँचे आपके साथ, मैं इसके लिए आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से जो है हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जिस तरह से अमानवीय व्यवहार हो रहा है, इसके रूप में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ के जो अंतरिम सरकार जो है पूरी तरह से विफल हो चुका है और हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे बहन बेटियों के पास जिस तरह से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, मैं भारत सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मोदी सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, तत्काल जो है संज्ञान लेकर जो है वहाँ पर सेना भेजने का काम करें। जिस तरह से 1971 में अब अविभाजित पाकिस्तान में जो जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यक के ऊपर जो है जिस तरह से अन्य अत्याचार हो रहा था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री आनंद लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो है मुक्ति खोज भेज कर जो है पाकिस्तान को 2 भागों में विभक्त कर जो है हथियार डालने के लिए मजबूर किया था और हमारे हिंदू भाइयों को जो है सुरक्षा कवच ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से समस्त हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी युवा साथी यूथ कांग्रेस महिला कांग्रेस सबके सब एक मत होकर हमने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका जो हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई का जो अत्याचार बर्बरता हिंसा उसके विरोध में हम आदरणीय मोदी से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे संविधान में लिखे हुए जो हमारे कार्यकर्ता हिंदू का द्वारा उसका विरोध में मजबूती से कार्रवाई करें और उसका प्रचार करें सुरक्षित रखे। और आने वाले टाइम बृहद तरीके से बहुत जल्दी पूरे शक्ति मार्ग में बहुत जबरदस्त विरोध करने जा रहे हैं और इसके लिए लालकुआ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में मुख्य बाजार से रेलवे स्टेशन तिराहे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर घट रही अमानवीय घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इन घटनाओं को रोकने में भारत सरकार की विफलता बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तथा हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जो कि निरंतर हिंदू हितैषी बनती है, परंतु बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के मामले में मुंह छुपाकर बैठ जाती है। आज जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं जिनका भी भारत से प्रेम भी है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेशी उस पर घमासान अत्याचार कर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री अपने आप को हिंदू प्रधानमंत्री कहता है हिंदू के हिमायती है, हिंदू के लिए हम जान भी देंगे, जिंदा पे कर देंगे, वो उन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, उनका पुतला फूंक रही है और ये आग्रह करती है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वो अपना ध्यान उन बांग्लादेशी हिंदुओं पर दें और अपना कार्रवाई करें। तो राफेल और जितने बम पटाखे जो रखे हुए हैं किसके लिए रखे हैं, उनको जाए उसको बर्बाद करें। हमारे जो हिंदू भाई हैं वो हमारे ब्लड के हैं, हमारे खून के हैं। हमारा देश जब भागों में बटा था तो बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा था। आज ये
वहाँ जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उस पर जाएगा नहीं भाजपा सरकार या मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, गृह मंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज इसका हम विरोध कर रहे हैं। आगे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का पुत्र हमने यहाँ पूछा है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू देश पर अत्याचार हो रहे हैं, मगर ये देशों को बोलने को तैयार नहीं है। एक छोटा सा राष्ट्र बांग्लादेश हमें आंसू दिखा रहा है, आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। आप उससे संबंधित करें जो उत्तर देने चाहिए हमारे इन मांगों को लेकर आज में दुर्लभ हो गए। हमारा हो रहा है हरियाणा शहर पूरी यात्रा निकली है, पूरे शहरों में हर जगह पूरा भैया हो रहा है, पूरे देश में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर अगर कानून श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ धाम में बीते रविवार की देर शाम से हल्की बर्फबारी हुई। नवंबर में यात्रा काल समाप्त होने के बाद धामों में सर्दी बढ़ गई थी, लेकिन बारिश और बर्फबारी नहीं हुई थी, जिससे कि मौसम की दृष्टि से अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा था। लेकिन अब हुई बर्फबारी से मौसम में अनुकूलता आ रही है। उत्तराखंड पुलिस के साथ ही श्री बद्रीनाथ धाम में मंदिर समिति के 4 स्वयं सेवक तथा श्री केदारनाथ धाम में 2 स्वयं सेवक मंदिर सुरक्षा में तैनात हैं। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ सर्द हवाओं के चलने से संपूर्ण केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का आगाज होने से काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं। आने वाले कुछ घंटों में यदि मौसम के मिजाज इसी प्रकार रहे तो केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ धामों सहित ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी की संभावना बनी है। केदार घाटी के निचले हिस्सों में यदि मौसम के अनुकूल बारिश होती है तो प्रकृति में नव ऊर्जा का संचार होने के साथ प्राकृतिक जल स्रोतों के जल स्तर में भी वृद्धि हो सकती है। तुंगनाथ घाटी में यदि मौसम के अनुकूल बर्फबारी होती है तो पर्यटकों और सैलानियों की आवाजाही होने से तुंगनाथ घाटी के पर्यटन व्यवसाय में भारी इजाफा भी हो सकता है। आखिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। रविवार की अगर बात करेंगे और उसके बाद भी लगातार रविवार, सोमवार या फिर अन्य दिनों की बात करेंगे तो यहाँ से ही चंपावत, लोहाघाट क्षेत्र में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ था, तो वहीं सोमवार सुबह से क्षेत्र में मौसम का पहला हिमपात शुरू हुआ। लोहाघाट क्षेत्र के जिले के पर्वतीय क्षेत्र क्रांतेश्वर, एबिट माउंट, मायावती, स्पोर्टी, झुमाधुरी क्षेत्र में जोरदार बर्फबारी हुई, तो वहीं पर नगर क्षेत्र में आसपास के इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई। वहीं क्षेत्र के किसानों और पर्यावरणविदों ने इसे शुभ संकेत बताया। लोगों ने कहा कि लंबे समय बाद बर्फबारी हुई, जो कि पर्यावरण और खेती के लिए अच्छा संकेत है। लोगों ने कहा बर्फबारी से जहां बीमारियों का प्रकोप कम होता है तो वहीं पर लोगों को कोरी ठंड से राहत मिलेगी तथा खेती को बड़ा ज्यादा फायदा होगा। वहीं पर मौसम का मिजाज बिगड़ा है, दोपहर तक और बड़ा हिमपात होने की पूरी संभावना है। हिमपात का आनंद लेने के लिए लोग एबिट माउंट और मायावती की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं पर हिमपात होने से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने पिथौरागढ़ का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने लेलू में स्थित श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा हॉल से जुड़े शेष लंबित कार्यों की जानकारी और अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्थाओं से ली। कार्यदायी संस्था के अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी को अवगत करवाया गया कि बहुउद्देशीय हॉल में लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्यों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुउद्देशीय हॉल तक आने वाली सड़क मार्ग के डामरीकरण तथा पार्किंग निर्माण की जानकारी जिलाधिकारी को दी गई। जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था को पार्किंग निर्माण शीघ्र पूर्ण करने तथा रोड के डामरीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग से समन्वय बनाते हुए जल्द एस्टीमेट प्लान बनाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा 25 दिसंबर 2024 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। साफ तौर से कहा गया कि सभी जो कार्य हैं वो समय सीमा के अनुसार पूरे होने चाहिए। तो चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान में।